आमतौर पर देखा जाता है कि कई लोग सांस जैसी गंभीर समस्याओं से घिरे रहते हैं। कई बार ये बीमारी आगे चलकर अस्थमा का रूप ले लेती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक अस्थमा एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको प्रभावित करती है। यह बीमारी फेफड़ों के छोटे एयरवेज की सूजन और सिकुड़न का कारण बनती है। इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे अस्थमा वाले मरीज को खांसी, सांस लेने में तकलीफ और सीने में जकड़न जैसी समस्या हो सकती है। इस समस्या की पड़ताल के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर प्रियदर्शी जितेंद्र कुमार से हुई, जहां हमने उनसे अस्थमा के बारे में जानकारी ली। अस्थमा क्या है? अस्थमा एक अपनी जो श्वास की नलियां हैं उनका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, जिसकी वजह से सांस की नलियां सिकुड़ती चली जाती हैं और जिसकी वजह से मरीज विशेष को सांस लेने में दिक्कत होती है, छातियों में जकड़न का एहसास होता है, सूखी खांसी आती है, वो अच्छी तरह से सो भी नहीं पाता, धारा प्रवाह बोल नहीं पाता, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है, स्कूल छूटने लगता है, काम छूटने लगता है। इम्पैक्ट ऑफ इलनेस काफी अधिक है क्योंकि लाखों लोग इसके शिकार हैं। यह आनुवंशिक यानी हेरिडिटरी, फेमिलियल हो सकता है और वातावरण का भी इसमें काफी रोल है, जिसे हम एनवायरमेंटल एलर्जेंस के रूप में जानते हैं। वो एलर्जन पेट डैंडर, डस्ट, स्मोक, स्ट्रॉन्ग स्मेल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जिसमें वायरसेस काफी कॉमन है। अभी हाल में हमने कोविड त्रासदी को झेला है। स्ट्रॉन्ग स्मेल के साथ ही एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा भी काफी कॉमन है, जिसे हम मरीजों में अक्सर ये कहते पाते हैं कि हमें कुछ भी एक्सरसाइज करने से या जरा सा जोर लगा तो हमें सांस की काफ़ी मुसीबत आती है। जब इन लक्षणों के साथ हमारे पास मरीज आते हैं तो जो डायग्नोसिस है, जो उसका जांच है, वो अति साधारण है, जिसे हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। कुछ हमें एलर्जीज के लिए भी टेस्ट कराना पड़ता है अगर हमें लगता है कि शायद ये एलर्जिक अस्थमा होगा। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हमें उस व्यक्ति विशेष के फेफड़ों की कमजोरी का पता चलता है, जिसे हम परसेंटेज में देख पाते हैं, जो उसका ग्राफ लूप है, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी लूप, उससे भी हमें काफ़ी संकेत मिलता है कि बीमारी कैसी है। या उसका रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं कि उसे दवाओं देने, किस तरह की दवाओं से उसे कितना फायदा पहुंचेगा। जांच के बाद हमने सिम्टम की बात करी है पहले ही कि उसमें मरीजों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब हम इसके वार्निंग साइंस की बात करेंगे कि अस्थमा में अचानक से आउट ऑफ द ब्लू सिम्टम्स नहीं आते, अचानक से अस्थमा नहीं बिगड़ता है। कहीं ना कहीं मरीज अपनी दवाओं के सेवन में, चाहे वो ड्रग डिलीवरी हो जिसका कि प्रॉपर यूज नहीं समझ आ रहा हो कि कैसे इनहेलर लेना है, ड्रग डिलीवरी एक्चुअली उसके फेफड़े तक की बात है। हमने अक्सर मरीजों में देखा है, या जब उनको हमने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बोला तो पाया है कि वो अक्सर दवाई को सैनिटाइजर की तरह मुंह में मार के रख लेते हैं, वो इनहेल नहीं कर पाते, यानी ड्रग डिलीवरी फेफड़े तक की नहीं होती। फलस्वरूप उनको इलाज के बावजूद उतना फायदा नहीं मिलता। तो इसका ध्यान रखना जरूरी होता है कि मरीज जो दवाओं का सेवन है वो नियमानुसार कर रहा है और दवाई फेफड़े तक पहुंच रही है। डॉक्टर प्रियदर्शी जितेंद्र कुमार से ही हमें अस्थमा के बारे में सटीक जानकारी मिली। साथ ही एक और जरूरी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अस्थमा होने पर दवा से ज्यादा इनहेलर अस्थमा को ठीक करने में कारगर होता है। मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एक्सेसिबल टू ऑल। मैसेज क्लियर है कि अस्थमा के ट्रीटमेंट के रूप में इनहेलर्स सबसे बेस्ट चॉइस में से एक है, क्योंकि इसमें न सिर्फ दवाओं का डोज
निम्नतम यानी न्यूनतम होता है, साथ ही इसका एफिकेसी भी सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि हम 1:1 ट्रीटमेंट कर पाते हैं। जो हमारा दवा है वो सीधे फेफड़े में जाता है, जो कि उसका टारगेट ऑर्गन है। बाकी जितनी भी दवाइयाँ हैं वो हम गोलियों के रूप में या इंजेक्शंस के रूप में लेते हैं, जो अल्टीमेटली सर्कुलेशन में पूरे शरीर को जाता है, और लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि उनका साइड इफेक्ट अधिक होता है। जबकि जब हमने टारगेटेड डिलीवरी लंग तक ही सीमित रखा है, तो हमारा न सिर्फ साइड इफेक्ट सबसे कम, बल्कि दवाई का भी बहुत ही मिनिमम डोज यूज में आता है। तो ये बहुत मार्क करने की बात है कि इन्हेलर क्यों सबसे बेस्ट है। लोगों में अवधारणा है कि इन्हेलर से आदत लग जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। इन्हेलर बेस्ट वे ऑफ मेडिकेशन है अस्थमा के लिए। इस तरह का बहुत कम ही बीमारी है जिसमें इतनी समुचित व्यवस्था हो पाई है सदियों में। जो इलाज है उसे दो पार्ट में समझा जा सकता है। एक कंट्रोलर मेडिकेशन है, जो कि हमने शुरू में बताया, अस्थमा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। उस इन्फ्लेमेशन को जो कम करने के लिए हम मेडिसिन यूज करते हैं उसे हम कंट्रोलर मेडिकेशन बोलते हैं, जिसे बंद नहीं किया जाता। दूसरा जो मेडिसिन है वो रिलीवर या रेस्क्यू मेडिकेशन है। रेस्क्यू मेडिकेशन हम तब यूज करते हैं जैसे हमें जब पता चलता है कि अस्थमा बिगड़ने वाला है, हमारा सिम्टम खराब हो रहा है। उस कंडीशन में हम रिलीवर चाहे जितना भी बार हो ले सकते हैं। कंट्रोलर मेडिकेशन फिक्स्ड है। कुछ लोगों में हमने ये भी पाया है कि वो सिर्फ रिलीवर मेडिसिन पे जी रहे हैं, जबकि उनका इन्फ्लेमेशन का कोई ध्यान नहीं है। तो मैं यहाँ पे इस जागरूकता का जो अहम संदेश है वो यही है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करें, जिससे कि अस्थमा का बार बार एक्सर्वेशन या जो बिगड़ना होता है वो रुक सके। वो कंट्रोलर मेडिसिन के साथ ही पॉसिबल है। जो मार्केट में इन्हेलर्स आते हैं वो इन्हीं दो तरीकों में से किसी एक का होता है, चाहे वो कंट्रोलर है या रिलीवर है। अमूमन रिलीवर मेडिसिन बिगड़ने की स्थिति में बारंबार दी जाती है। जब आपकी बीमारी कंट्रोल हो जाती है तो रिलीवर की जरूरत कम ही पड़ती है। कंट्रोलर से ही पूरा बीमारी का कंट्रोल पॉसिबल है। जैसा हमने पहले बताया कि अस्थमा इज नॉट अ क्यूरेबल कंडीशन, एट द सेम टाइम इट इज टोटली कंट्रोलेबल एट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोलर मेडिकेशंस। अस्थमा जैसी बीमारी से बचने के लिए ऐसी कौन कौन सी सावधानी हैं जिन्हें ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ये जानकारी भी हमें डॉक्टर प्रियदर्शी जितेंद्र कुमार से ही मिली। हम उन बिगड़ने वाली चीजों से अपने आप को बचा के रखें। जैसे अगर आंधी तूफान है तो हमें पता है कि उसमें बहुत सारे एलर्जन हवा में आए होंगे, तो अपने आप को डस्ट, स्मोक, स्ट्रॉन्ग स्मेल, पेट डैंडर्स या जो कॉमन वायरल इन्फेक्शंस हैं या जो एक्सरसाइज है, ये सब में अपने आप को ट्यूनिंग करके रखें कि हम किस परिस्थिति में अपने आप को बिगड़ता हुआ महसूस करते हैं, उसे ऑब्जर्व करें और उससे अपने आप को बचा के रखें। तो इस प्रकार आप अस्थमा को बिगड़ने से प्रिवेंट कर सकते हैं या उसके अटैक को रोक सकते हैं, या कम से कम सिम्टम के साथ कंट्रोलर मेडिसिन के साथ रह सकते हैं। जो आखिरी संदेश है अस्थमा के लिए वो ये कि इसे गैर संक्रामक बीमारी के रूप में, न ठीक होने वाले बीमारी के रूप में तो जाना ही जाना चाहिए, परंतु ये अवश्य समझना चाहिए कि ये कंट्रोलेबल डिजीज है। इसमें आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ या जो लाइफ स्पैन है वो कम नहीं होता, बशर्ते आप समुचित इलाज ले रहे हैं। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप हमें या अपने पल्मोनोलॉजिस्ट को अवश्य कांटेक्ट करें। धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।